नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कवेल एकेडमी पर। देखिए, घटना चक्र का दृष्टि का करंट अफेयर्स है, जिसमें हम बात करेंगे आज भाग 1 की। आपको पता है कि हमने ऑलरेडी जो है भाग 2 के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। भाग 2 और भाग 1 हमने इस तरीके से डिसाइड किया जैसे कि उत्तर प्रदेश विशेष से लेकर के जो संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य हैं उनको जो हमने दूसरे पार्ट में डाल दिया है, और उसके पहले के सारे चैप्टर्स को हमने पहले पार्ट में डाल दिया है। इससे क्या होगा, चैप्टर्स को आसानी से डिस्कस किया जा सकेगा और डेली 2 लेक्चर आराम से डिस्कस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे जल्दी से जल्दी बुक खत्म होगी और रिवीजन करने में भी समय हमको नहीं लग पाएगा। ठीक है, जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम के पहले पहले 1 से 2 बार 2 से 3 बार इस बुक को आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी बुक को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, आपको मैं बता दूं। या तो पहले लेक्चर से शुरुआत कीजिए, बुक पर जाइए और फिर लेक्चर को देख लीजिए, या तो पहले बुक से शुरुआत करिए, फिर लेक्चर को देखिए, फिर बुक से उसे कंप्लीट कर लीजिए। तो यही तरीका अपनाइएगा, इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे या फिर जिसके साथ आप आगे बढ़ पाएँ। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं हम अपने भाग 1 के पहले लेक्चर को। तो शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को लाइक करिए। तो सबसे पहले बात की गई स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की, तो आइए जान लेते हैं। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। देखो भैया, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को जारी करने से बहुत पहले, यानी कि 2 साल पहले 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया। तो मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य था कि जब देश जो है महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ, यानी कि 2 अक्टूबर 2019 को जब महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा होगा, तो उस समय तक भारत को एक स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त राष्ट्र के रूप में रूपांतरित किया जा सके। और अपने इन्हीं उद्देश्यों के लिए स्वच्छ भारत मिशन को 2014 में लॉन्च किया गया था। अब समस्या क्या आती है इस मिशन में? इस मिशन में समस्या आती है, जैसे ये गाजियाबाद है, ये प्रयागराज हो गया, ये आगरा हो गया। प्रयागराज दावा करेगा कि मैं सबसे साफ़ हूँ, आगरा दावा करेगा कि मैं सबसे साफ़ हूँ, और गाजियाबाद दावा करेगा मैं सबसे साफ़ हूँ। तो इनका पता कैसे चलेगा कि कौन सबसे साफ़ है, या फिर इन राज्यों को, इन शहरों को ये कैसे पता चलेगा कि उस शहर में ऐसे नवाचार या ऐसे नई चीज़ों ने या नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके खुद की स्वच्छता को और अच्छा वो किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो इन सभी और साथ ही साथ इन शहरों के बीच कंपटीशन और प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाने के लिए जब स्वच्छ भारत मिशन के लॉन्च होने के लगभग 2 वर्षों बाद 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, यानी कि आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। आरंभिक वर्ष 2016 में यानी कि 73 शहरों को इसमें शामिल किया गया था, जो कि बाद में क्रमिक रूप से बढ़ते गए। देखिए, 2017 में शहरों की संख्या बढ़कर के 434 हो गई थी, तो वहीं 2018 में जो है 4203 शहर इसमें शामिल हुए थे इस सर्वेक्षण में, और 2019 में 4237 शहरों को शामिल किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण में। देखिए, वर्तमान यानी कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 है, यह पूरी तरीके का और पहला डिजिटल सर्वे भी था, और इसमें भी शहरों की संख्या बढ़ करके हो गई थी 4242, और इसमें जो है 62 कैंटोनमेंट बोर्डों को भी शामिल किया गया था। जी हाँ, कैंटोनमेंट बोर्ड वो होते हैं, जैसे आप अपने शहरों में बोलते नहीं है कि भैया ये कैंट एरिया है, ये कैंट एरिया, उन्हीं को कैंटोनमेंट बोर्ड बोलते हैं। वो एक अलग से निकाय होता है, ठीक है, यह जानते रहिए। तो इन कंटेनमेंट बोर्डों को शामिल किया, 62 कंटेनमेंट बोर्डों को शामिल करते हुए 4242 शहरों में किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, और यह सर्वेक्षण कुल 28 दिनों तक चला था। तो आइए इसके बारे में कुछ और थोड़ा बहुत माइनर डिटेल को जानते हैं और याद कर लेते हैं। देखिए, इस बार इस सर्वेक्षण में, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1098 स्थानीय शहरी निकायों को ODF प्लस की श्रेणी में रखा गया, और 483 शहरों को जो है ODF प्लस प्लस की श्रेणी में रखा गया। अब समस्या यह आती है कि ODF प्लस या ODF प्लस प्लस क्या है। तो सबसे पहले यह जानिए ODF क्या है। ODF कोई शहर या कोई स्थानीय निकाय तब हो जाता है जब वहाँ पर सामुदायिक शौचालयों के साथ साथ व्यक्तिगत शौचालय भी पूरी तरीके से होते हैं। मतलब सभी के पास अपना शौचालय होता है, और साथ ही साथ सामुदायिक शौचालय, यानी कि स्वच्छता के लिए हर चीज़ का इंतजाम किया जाता है और लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, उसे ODF प्लस उसे ODF माना जाता है। अब ODF प्लस क्या होता है? तो भैया, ODF प्लस की श्रेणी में आने के लिए जो भी शौचालय हैं या जो सामुदायिक शौचालय मुख्यतः हैं, वहाँ पर न पानी की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी, इन सब के आधारों पर किसी भी शहर को ODF प्लस की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अब तब ODF डबल प्लस क्या हो गया? तो ODF डबल प्लस वह होता है कि उन सामुदायिक शौचालयों में फ्लश वाले टॉयलेट बन जाने चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहले मात्र नल लगे रहते थे, उन नलों के स्थान पर अब फ्लश लगा दिया गया है, तो वो ODF प्लस में जाते हैं। और बस यही नहीं, और कई कंडीशन है, जैसे कि सेफ्टी टैंक की व्यवस्था, टॉयलेट की साफ़ सफाई, ट्रीटमेंट, और कचरे का निस्तारण कैसे किया जा रहा है, उनका डिस्पोजल कैसे किया जा रहा है, आदि विभिन्न आधारों पर जो है उनको, मतलब धीरे धीरे चीज़ों को अपग्रेड करते हुए, मतलब कचरे को, सेफ्टी टैंकों को किस प्रकार से साफ़ सफाई की जा रही, उनकी और स्वच्छता की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जा रही, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे अपग्रेड जो किया, उसको ODF प्लस की श्रेणी में डाल दिया गया। तो कितने शहर ODF प्लस में रहे?
ओडीएफ प्लस में रहे 483 शहर और ओडीएफ प्लस प्लस में रहे 483 शहर और ओडीएफ प्लस में रहे 1098 शहर। ठीक है। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जो है 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई थी, जबकि 65 शहरों को जो है 3 स्टार रेटिंग दी गई और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया। चलिए, चूंकि फिलहाल जो है पॉपुलेशन के आधार पर ही स्वच्छता की रैंकिंग दी जाती है, स्वच्छ पॉपुलेशन के आधार पर ही शहरों को विभाजित किया गया कई वर्गों में। ठीक है, जैसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी हो गई, एक 1 लाख से 10 लाख के बीच की शहरों की श्रेणी हो गई, एक गंगा नगरों की श्रेणी हो गई, 50,000 तक के शहरों की श्रेणी हो गई। तो इन्हीं की जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड था। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, शीर्ष उन 10 शहरों के बारे में की लिस्ट यहाँ एक दी गई है जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो जान लेते हैं। सबसे पहले स्थान पर रहा इंदौर मध्य प्रदेश का, दूसरे स्थान पर सूरत रहा गुजरात का, तीसरे पर नवी मुंबई महाराष्ट्र का रहा, चौथे पर विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का रहा, पाँचवें पर अहमदाबाद रहा गुजरात का, छठवें पर राजकोट रहा गुजरात का, सातवें पर भोपाल रहा मध्य प्रदेश का, आठवें पर चंडीगढ़ रहा, नौवें पर रहा जीवीएमसी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का और 10वें पर रहा वडोदरा गुजरात। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि इंदौर जो है लगातार शीर्ष स्थान पर आता जा रहा है। ठीक है। दूसरी याद रखने वाली बात है कि इस सर्वेक्षण में जो है उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के कोई भी शहर शामिल नहीं है शुरू के टॉप 10 सिटीज़ की लिस्ट में जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, तो ये लोग हैं कहाँ? तो देखो भैया, शीर्ष जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल शहर थे 47 और उसमें बिहार के पटना जिले का नंबर आता है 47वां। ठीक, यानी कि अंतिम स्थान पर रहा बिहार का पटना जिला 10 लाख से अधिक की आबादी वाली जनसंख्या की रैंकिंग में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। वहीं उत्तर प्रदेश जो है वह शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर आते हैं, जिसमें लखनऊ 12वें स्थान पर था, आगरा 16वें पर, गाजियाबाद 19वें पर और प्रयागराज 20वें स्थान पर था। ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अगर अन्य शहरों की बात करें तो कानपुर का स्थान 25वां था और वाराणसी का स्थान 47वां था। ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या के बीच वाले शहरों के बारे में। तो देखिए भैया, 1 लाख से 10 लाख के पॉपुलेशन वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का और दूसरे स्थान पर रहा मैसूर कर्नाटक का और तीसरे स्थान पर रही नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि NDMC या फिर नई दिल्ली, याद रख लीजिए, चलेगा काम। ठीक है, नई दिल्ली रही तीसरे स्थान पर 1 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच की आबादी वाली शहरों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। वहीं राज्यों की रैंकिंग को अगर देखें तो शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य जो थे जिनमें 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम थे। ठीक है, जिनमें स्थानीय निकायों की संख्या 100 से कम थी, उनमें शीर्ष 5 राज्य थे झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम और असम, क्रमिक रूप से। ठीक है। और ऐसे 5 राज्य जिनमें शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 100 से अधिक थी, उनमें सबसे ऊपर था छत्तीसगढ़, उसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे पर गुजरात और पाँचवें पर आता है राजस्थान का, पाँचवें पर आता है पंजाब। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी में पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ था और 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम की श्रेणी में पहले स्थान पर झारखंड था। ठीक है। चलिए, तो नीचे देखिए, 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी में कुल कितने राज्य थे? तो कुल 12 राज्यों में से उत्तर प्रदेश का स्थान था 7वां। ठीक, इस श्रेणी में दूसरी वाली लिस्ट में उत्तर प्रदेश का स्थान था 7वां और इसमें कुल स्टेट थे 7 कह रहा हूँ, कुल स्टेट थे 12 और 12 में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान था। वहीं गंगा नगरों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, गंगा नगर ऐसे नगर थे जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी। ठीक है, गंगा नगरों को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, 1 लाख से अधिक जनसंख्या और 50,000 से 1 लाख के बीच वाले जनसंख्या के बीच में। ठीक है, तो गंगा नगर वे नगर जहाँ से गंगा नदी बहती है। ठीक है, उनको गंगा नगर कहा गया। तो देखो भैया, गंगा नगर में शीर्ष स्थान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी को प्राप्त हुआ और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ कानपुर को। ठीक, वहीं 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या के बीच वाले गंगा नगरों की श्रेणी में कन्नौज को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ तथा बिजनौर दूसरे स्थान पर रहा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की। तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का रिजल्ट जारी करने के तुरंत बाद ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत कर दी गई और स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो है यह 6वां संस्करण होगा। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण का 6वां संस्करण होगा। ठीक, यह 5वां था स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, यह 6वां संस्करण है वर्ष 2021 का। ठीक है, तो इस वर्ष केंद्र सरकार ने जो है पुरस्कारों की एक नई श्रेणी भी चालू की है जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान। ठीक है, क्या नाम है? इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की एक नई श्रेणी शुरू की गई जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान। तो प्रेरक दौर सम्मान है क्या, इसको जानिए। तो देखिए, इस प्रेरक दौर सम्मान की 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ भी बना दी गई हैं। वे कौन कौन सी हैं? तो देखो भैया,
इसमें दिव्य, प्लेटिनम को जो है दिव्य कहा गया, गोल्ड को या स्वर्ण को अनुपम से अनुपम कहा गया, उज्ज्वल को सिल्वर कहा गया। ठीक है, जो लोग सिल्वर मेडल प्राप्त करेंगे, पुरस्कार प्राप्त करेंगे, उनको उज्ज्वल कहा जाएगा। उदित श्रेणी के राज्य, उदित श्रेणी के शहरों या राज्यों को ब्रॉन्ज या कांस्य पदक दिया जाएगा, और आरोही श्रेणी के राज्यों को एस्पायरिंग या फिर आकांक्षी कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इनमें से सभी में यानी कि दिव्य, अनुपम, उज्ज्वल, उदित सभी पांचों उप श्रेणियों में 3-3 शहरों को चुना जाएगा। ठीक है, यह जो है ना जनसंख्या श्रेणी, अभी हमने बात की ना 1 लाख से 10 लाख, 50,000, 1 से 10, 10 लाख से ऊपर, आदि आदि चीज़ों के बारे में, मतलब हमने पॉपुलेशन वाइज ही हर चीज़ों को तय किया था, रैंकिंग को देखा था कि हर चीज़ जो है पॉपुलेशन के हिसाब से ही थी। लेकिन अब इन आधारों पर भी शहरों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, और इन आधारों में कैसे आधार है, तो देखिए इन सभी उसमें जो है 6 चुने हुए संकेतकों के आधार पर प्रदर्शन को वर्गीकृत किया जाएगा। कैसे कैसे, तो जान लीजिए। वे 6 संकेतक हैं। कचरे के गीला, सूखा और खतरनाक श्रेणी में विभाजित करना, गीले कचरे के खिलाफ प्रसंस्करण क्षमता, गीले और सूखे कचरे का प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रसंस्करण, लैंडफिल या भूमि भराव में जाने वाले कचरे का प्रतिशत, तथा छठवां है शहरों की स्वच्छता की स्थिति। इन 6 संकेतकों के आधार पर 6 संकेतक याद रहने चाहिए। ऊपर की वो 5 उपश्रेणियाँ विभाजित, 5 उपश्रेणियों में 3-3 शहरों को पुरस्कृत किया जाएगा, और सभी जो है मुख्यतः प्रेरक दौर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कि प्रेरक दौर जो है यह अभी पूछा गया था आरओ के एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चीज़ें हर जगह से छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें लाई जा रही हैं, तो दिमाग में अपने रखे रहिए हर चीज़ को। चलिए, तो और इसमें कुछ खास है नहीं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के संकेतकों को मुख्य रूप से अपशिष्ट जल उपचार एवं मल कीचड़ के पुनरुपयोग पर केंद्रित करने के लिए केंद्रित करके बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय भर्ती जांच एजेंसी के बारे में, या फिर बात कर लेते हैं NRA के बारे में, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में इस एजेंसी के गठन का प्रस्ताव किया था, और जिसे 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी। ठीक है, 1 फरवरी 2020 को इसकी घोषणा की गई थी NRA की। ठीक है, यह बजटीय प्रस्ताव में घोषित किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ताकि जो है सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाया जा सके। ठीक है, तो चलिए कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। इसके माध्यम से भर्ती कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, तो देखिए भैया, इसके द्वारा जो है यह एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी होगी, जो कि केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप बी और ग्रुप सी, जो कि नॉन टेक्निकल वाले पद होंगे ग्रुप सी के। ठीक है, तो ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल के पदों के लिए उम्मीदवारों हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा यानी CET का आयोजन किया जाएगा। ठीक, एक परीक्षा होगी जिसको CET कहा जाएगा, उस परीक्षा का आयोजन NRA के द्वारा किया जाएगा, और इसके माध्यम से जो अनेक परीक्षाएं होती, जैसे IBPS की हो गई, RRB की हो गई, SSC की हो, जो विभिन्न परीक्षाएं होती, उनको जो है अलग अलग न करके एक एकल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक एकल ऑनलाइन टेस्ट आपको देना होगा, और उसके बाद आप CET में पास हो जाएंगे। ठीक है, CET की वैधता देखिए 3 वर्ष तक की होती है। ठीक है, इसके बारे में देख लिया हम लोगों ने, देख लिया, फिर से बोल देता हूँ। NRA में जो है रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB, IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, जो NRA एजेंसी होगी उसमें इन सभी विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो देखिए CET की बात चल रही थी हमारी, तो CET में जो है ना, इसका स्कोर कार्ड जो है 3 सालों के लिए वैध रहेगा, और ये देश के प्रत्येक जिले में NRA द्वारा एक परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, और वहीं जो 117 आकांक्षी जिले या एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर भी परीक्षा के बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया जाएगा परीक्षाओं को कराने के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा NRA को जो है आरंभिक पूंजी के रूप में 1517.57 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है, और NRA जो है यह एक सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी होगी। ठीक है, जिसका मुख्य अधिकारी जिसमें जो है भारत के सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी NRA की। तो कुछ अन्य चीज़ें NRA के बारे में जानिए। देखिए, क्या NRA आते ही जो है बाकी सभी विभागों की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, यह सवाल है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं समाप्त होंगी। NRA द्वारा सिर्फ और सिर्फ Tier 1 की परीक्षा करवाई जाएगी। जो ठीक है, जो CET होगी वह केवल प्रथम स्तर यानी कि Tier 1 की परीक्षा होगी। जैसे अभी आप प्री मेंस इंटरव्यू वगैरह देते हैं, उसी प्रकार समझिए इसे। तो NRA केवल प्री लेवल की परीक्षा करवाएगी, मेंस का पेपर जो है सभी संबंधित विभाग स्वयं करवाएंगे। Tier 2 या अगर Tier 3 रहता है तो Tier 3 की परीक्षा भी संबंधित विभाग, जैसे SSC की परीक्षा, RRB की परीक्षा, IBPS की परीक्षा, यह सब हो गई। तो Tier 2 और 3 की परीक्षा है उन सभी विभागों द्वारा फिर वैसे ही करवाई जाएंगी जैसे करवाई जाती थी पहले। ठीक है,
केवल टीयर 1 की परीक्षा एनआरए करवाएगा। देखिए सीईटी जो है यह वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी और इसमें भारत की 12 प्रमुख, यह जो है भारत की 12 प्रमुख भाषाओं में आयोजित की जाएगी, न कि जो है 22वीं, न कि जो है 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भारतीय भाषाओं में। कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं यह आप बताइए 8वीं अनुसूची में, ठीक है। और देखिए सामान्य योग्यता परीक्षा जो है 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। सीईटी का 3 स्तरों पर आयोजन किया जाएगा, एक तो स्नातक स्तर पर, दूसरा उच्च माध्यमिक या फिर 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए, और तीसरा 10वीं पास छात्रों के लिए, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई मेरे ख्याल से, इसमें और कुछ बचा नहीं है ऐसा। 3 साल के लिए सीईटी प्रमाण पत्र वैध रहेगा, साल में 2 बार आयोजित करवाया जाएगा, ठीक है। टीयर 1 की परीक्षा करवाई जाएगी। एनआरए जो है वह एक सोसाइटी पंजीकरण के अधिनियम के अंतर्गत, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी होगी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट की, ठीक है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ठीक, 2020 की। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं अटल रैंकिंग को जारी कौन करता है। तो अटल रैंकिंग को जारी करता है शिक्षा मंत्रालय, ठीक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। आपको ये पता होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही नाम बदल करके नई जो शिक्षा नीति बनी है उसमें शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो देखिए भैया यह जो है भारत द्वारा जो है 2010 से 2020 के दशक को नवाचार यानी कि इनोवेशन का डिकेड घोषित किया गया है, नवाचार का दशक घोषित किया गया है, ठीक है। डिकेड ऑफ इनोवेशन, नवाचार का दशक घोषित किया गया भारत द्वारा 2010 से 2020 की अवधि तक, ठीक है। वर्ष 2015 में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान पर था, जबकि वर्ष 2020 में भारत का स्थान और सुधर करके 48वां हो गया, ठीक है। तो यह तो बता ही दिया गया, शिक्षा मंत्रालय इसे जारी करता है। देखिए आइए जान लेते हैं अटल रैंकिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फैक्ट को जिन्हें याद रखना है। तो देखिए भैया 18 अगस्त 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल रैंकिंग को जारी किया, ठीक है। मैं बार बार अटल रैंकिंग बोल रहा हूँ, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा इतना कि नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग इसका पूरा नाम है, ठीक है। इंग्लिश में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, ठीक है, इनोवेशन अचीवमेंट। नेक्स्ट तो देखिए अटल रैंकिंग 2020 का अटल रैंकिंग का पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था और दूसरा संस्करण यानी कि अटल रैंकिंग 2020 को 2 श्रेणियों में जारी किया गया, जैसे कि सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान और निजी या स्व-वित्त पोषित संस्थान, ठीक है। 2 संस्थान हो गए, एक तो सार्वजनिक या सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान और दूसरा निजी या स्व-वित्त पोषित संस्थान, ठीक है। और इन सभी को जो है पुनः 5 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया, ठीक। और वर्तमान में इस रैंकिंग में पहली बार एक 6वीं उपश्रेणी जोड़ी गई जिसमें महिलाओं से जुड़े उच्च शिक्षा संस्थानों को भी शामिल किया गया, ठीक है, अटल रैंकिंग 2020 में, ठीक है। तो चलिए रैंकिंग के क्रम को जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की रैंकिंग को जानिए। तो देखिए सार्वजनिक श्रेणी के तहत जो संस्थान है उनमें यानी कि जो सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान है उनमें जो है सबसे पहले स्थान पर रहा भारतीय IIT मद्रास, ठीक है। दूसरे स्थान पर रहा IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पर रहा IIT दिल्ली, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए तो उत्तर प्रदेश के कुछ संस्थानों को जान ली। तो उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर 6वें स्थान पर रहा अटल रैंकिंग 2020 में। वहीं अलीगढ़ यानी कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है यह अटल रैंकिंग 2020 में 11वें स्थान पर रहा। तो वहीं BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा संस्करण है अटल रैंकिंग का, यह ध्यान रखिएगा। पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया था। चलिए तो अब बात कर लेते हैं निजी या स्व-वित्त पोषित संस्थानों के बारे में। तो निजी या स्व-वित्त पोषित संस्थानों में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT उड़ीसा को जो है पहला स्थान मिला था और SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु को दूसरा स्थान और VIT यानी कि वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु को इसमें तीसरा स्थान मिला है अटल रैंकिंग 2020 में। वहीं जो पहली बार 6वीं उपश्रेणी शामिल की गई यानी कि जो महिलाओं से संबंधित उच्च संस्थानों को शामिल किया गया, ठीक है, सार्वजनिक उच्च संस्थानों को शामिल किया गया। सार्वजनिक कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वही विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं जो कि सरकार द्वारा या सार्वजनिक वित्त पोषित हैं, ठीक है। तो उनमें शामिल रहा अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु प्रथम स्थान के साथ और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन दूसरे स्थान के साथ शामिल रहा, ठीक है। देखिए इसमें केवल सरकारी सहायता प्राप्त श्रेणी के विश्वविद्यालयों को ही शामिल किया गया था महिलाओं से संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखो भैया अंडमान निकोबार तो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है यह आप सभी लोग जानते ही हैं। कनेक्टिविटी देखिए हर क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि यहाँ जो ये चीज़ें दी गई कि एक्ट नीट के लिहाज से यह इंपॉर्टेंट है इस वजह से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चालू किया गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं। कनेक्टिविटी जो है आज की बेसिक नीड बन गई है, ठीक है।
सभी को एक दूसरे से कनेक्ट रहने का पूरा अधिकार है। तो इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए जो है प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ के लोगों को, अंडमान निकोबार के लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, SOFC परियोजना की आधारशिला रखी थी 30 दिसंबर 2018 को, ठीक है। और उसी के बाद 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की शुरुआत कर दी। देखिए, इस परियोजना के तहत जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को अब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें चेन्नई के माध्यम से, किसके माध्यम से बताइए, चेन्नई के माध्यम से, इधर देखिए, ये इधर चेन्नई के माध्यम से यहाँ से केबल बिछाई गई यहाँ के लिए, पोर्ट ब्लेयर के लिए, ठीक है। चेन्नई के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ा जाएगा 2x200 Gbps, यह मत याद रखिएगा, ठीक है। चेन्नई के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ा जाएगा और पोर्ट ब्लेयर से अन्य द्वीपों को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से सभी लोग पूरा इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पे बढ़िया से काम करेगी। देखिए, इस परियोजना के तहत समुद्र में 2300 किलोमीटर, यह जो केबल है यह 2300 किलोमीटर की केबल है, ठीक है। इस परियोजना के माध्यम से समुद्र के भीतर करीब 2300 किलोमीटर का केबल बिछाया गया और कुल लागत रही 1224 करोड़ रुपए। परियोजना को फाइनेंस किसके द्वारा किया गया था, तो परियोजना को जब भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से संचालित किया गया। याद रखिएगा, यह यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है डायरेक्ट परीक्षाओं में। किसके अधीन है, यह ध्यान रखिएगा, भारत सरकार द्वारा संचालित, भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन है, USOF, ठीक। यह भारत में जो है ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने के लिए काम करता है या वित्त पोषण का उनका कार्य करेगा, उनके लिए वित्त पोषण का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। तो सबसे पहले जान लीजिए नदी रोपवे है क्या। ये मान लीजिए ये कोई पहाड़ी श्रृंखला, ठीक है, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये बड़ी पहाड़ी, फिर ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, फिर ये बड़ी पहाड़ी, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए तो बहुत मुश्किल है भैया, यहाँ से उतरिए, यहाँ से चढ़िए, ऐसे जाइए, या फिर सड़क बनाना भी काफ़ी मुश्किल है। तो क्या किया गया, एक शॉर्टकट खोजा गया, एक केबिन के रस्सी के माध्यम से ऊपर की दोनों चोटियों को जोड़ दिया गया और एक केबिन बना दिया गया और यहाँ से यहाँ तक आना जाना आसान बना दिया गया, ठीक। बक्सेनुमा केबिन थी और इसी से परिवहन प्रणाली आसान हो गई, लोग यहाँ से यहाँ तक आसानी से चले जाने लगे, ठीक है। ऐसे ही इस क्रम में यहाँ से यहाँ चले जाने लगे, तो इसी को बोलते हैं रोपवे या फिर रज्जू मार्ग, ठीक है, रोपवे या रज्जू मार्ग बोलते हैं। या खानों या पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक परिवहन प्रणाली है और इससे दुर्गम क्षेत्रों में कम समय में यात्रा की जा सकती है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, जो कि है सबसे लंबा नदी रोपवे कहाँ बनाया गया। तो देखो 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई है 1.82 किलोमीटर। 2006 में गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण ने इस रोपवे के निर्माण को अधिकृत किया था और इसकी लागत लगभग 56.08 करोड़ रुपए थी। यह फैक्ट बिल्कुल मत याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह याद रखिएगा, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यह रोपवे जो है गुवाहाटी शहर के कचरी घाट को उत्तरी गुवाहाटी के ढोल गोविंद मंदिर से जोड़ता है, ठीक है। और यह रोपवे एक छोटे से द्वीप पिकॉक आइलैंड के ऊपर से गुजरता है, जहां पर उमानंदा मंदिर भी स्थित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के बारे में। तो आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का आयोजन जो है रक्षा मंत्रालय के तहत किया गया। इसका आयोजन जो है 7 से 14 अगस्त तक किया गया, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का। तो चलिए कुछ चीज़ें जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए भैया, 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी और अपने इस घोषणा का ध्येय यह था कि जो स्वदेशी विनिर्माण है और स्वदेशी उपभोग है उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक। तो 7 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरुआत किया गया और 14 अगस्त तक आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया और 14 अगस्त तक इसे मनाया गया, यानी कि 15 अगस्त के एक दिन पहले तक इसे मनाया गया था आत्मनिर्भर भारत सप्ताह को। किसके द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था, किस लिए और क्यों मनाया गया, तो जाइए जानते हैं इसकी कुछ घोषणाओं के बारे में, तो आप अच्छे से समझेंगे। तो देखिए 10 अगस्त 2001 देखिए 10 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री ने जो है डिजिटल लिंक के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत समारोह के आयोजन के एक भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी कि OFB द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सुविधाओं के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के पहलों का शुभारंभ किया,
ठीक। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह में उन हथियारों और उपकरणों की सूची प्रदर्शित की गई जिनका अब भारत में ही स्वदेशी विनिर्माण होगा। ठीक है, यानी कि स्वदेशी भारत में ही उन हथियारों को बनाया जाएगा। उन हथियारों की सूची प्रदर्शित की गई। ठीक है, वहीं 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों एवं सैन्य उपकरणों को नकारात्मक सूची में डाल दिया। नकारात्मक सूची में डालने का मतलब उनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिन हथियारों को नकारात्मक सूची में डाला गया है उन हथियारों को अब भारत जो है आयात नहीं करेगा, उन हथियारों को भारत स्वयं बनाएगा, जिनमें जो है हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से लेकर के रॉकेट और मिसाइलें तक शामिल हैं। ठीक है, ये लगभग 100 इन हथियारों की संख्या कुल 101 है जिनको भारत द्वारा अब बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर है ना, नकारात्मक सूची में शामिल हथियारों को आगे से आयात नहीं किया जाएगा। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के दौरान ही जो है OFB के निगमीकरण करने की दिशा में कदम भी उठा दिया गया। ठीक है, निगमीकरण यानी कि कॉर्पोरेटाइजेशन करने का भी कदम उठा दिया गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी। ठीक, देखिए रक्षा तथा एरोस्पेस में भारत को विश्व में अग्रणी देशों के रूप में स्थापित करने के लिए रक्षा उत्पादन एवं विनिर्माण रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 के मसौदे का भी निर्माण किया गया है, ताकि भारत को विश्व के अग्रणी देशों के रूप में स्थापित किया जा सके जो रक्षा तथा एरोस्पेस के क्षेत्र में निर्माण का कार्य करते हैं। ठीक है, रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020, नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा देवलाली दानापुर किसान रेल। तो देखिए भैया, देवलाली दानापुर किसान रेल का शुभारंभ कैसे और किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तो देखिए 2022 तक सरकार का एक लक्ष्य है 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करना। तो 2 गुना करने के लिए कुछ न कुछ सरकार को अपनी पहल जारी करनी है, लगातार कोशिशें जारी रखनी है। तो उसी क्रम में देवलाली दानापुर किसान रेल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, देखिए किसान रेलों की बात जो है अपने बजटीय भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही की गई थी। यह सभी हम देखेंगे जब उधर आर्थिक में हम बात करेंगे बजट से संबंधित चीज़ों के बारे में। यहाँ पर उतनी डिटेल से चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो वहाँ पर जब बात करेंगे तो वहाँ पर देख लेंगे, आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो उसको छोड़ दीजिए, बजट की चीज़ों को छोड़ दीजिए, अनाउंसमेंट कब हुआ था उसको छोड़ दीजिए। रेल कौन सी चली थी यह बजट वाले सेक्शन में नहीं है। रेल चली थी देवलाली दानापुर किसान रेल, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य यह था जो अल्पकालिक बाजार है वो अल्पकालिक बाजार उन्हें बोलते हैं जो कि शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं का बाजार होता है। जैसे कि मार्केट में दूध हो गया, मछली हो गई, सब्जियां हो गई, ये इन सब के बाजार को अल्पकालिक बाजार बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा शब्दों पर ध्यान देते चलिए, क्योंकि हाल ही में एक क्वेश्चन आया था कि हरित बांड जो है वो अल्पकालिक अवधि का निवेश है या फिर दीर्घकालिक अवधि का निवेश है, तो उसमें कई लोग कन्फ्यूज हो गए थे। तो इसलिए हर जगह हर शब्दों का ध्यान रखिए। जो जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं की जो बिक्री होती है वह उन बिक्रियों को अल्पकालिक बाजार बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि दूध, मछली, सब्जी, अंडा, ये सब चीज़ें हो गई। तो इन सब वस्तुओं का और इन सब चीज़ों की आपूर्ति करवाने के लिए एक जगह से दूसरे क्षेत्र का जल्दी से जल्दी आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा देवलाली दानापुर किसान रेल की शुरुआत की गई। देखिए 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देवलाली दानापुर किसान रेल को अपनी हरी झंडी दे दी। यहाँ पर दिया है, देखिए वर्ष 2021 के आम बजट में दूध, मांस, मछली सहित जल्द नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला बनाने हेतु किसान रेल की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो देखिए यह रेलगाड़ी अपनी तरह की पहली रेलगाड़ी है, यानी कि देवलाली किसान रेल। ठीक है, देवलाली दानापुर किसान रेल, ठीक है, अपनी तरह की पहली ऐसी रेलगाड़ी या ट्रेन है जो किसान सेवा के उद्देश्य से शुरू की गई। ठीक है, यह रेलगाड़ी यानी कि देवलाली दानापुर रेलगाड़ी एक बार की एक तरफ की यात्रा, ठीक है, एक तरफ की यात्रा लगभग 1519 किलोमीटर की होगी, जिसमें मुख्य स्टेशन पड़ेंगे नासिक रोड, मनमाड, इटारसी, सतना, प्रयागराज, बक्सर। ठीक है, इन सभी स्टेशनों पर यह रुकते हुए जाएगी। रेलगाड़ी जो है वह देवलाली से दानापुर के मध्य परिचालित की जाएगी। देवलाली जो है वह महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है, तो दानापुर बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक नगर है। ठीक है, माल ढुलाई की व्यवस्था का समन्वय कैसा किया जाए, किस प्रकार से किया जाएगा, मतलब ट्रेन तो रेल मंत्रालय चला रहा है, लेकिन कैसे चला रहा है, कहाँ से माल उठाया जाएगा, कैसे माल उठाया जाएगा, तो इन सब का समन्वय करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्य किया जाएगा। ठीक है, माल ढुलाई कैसे और कैसे माल की लोडिंग और डीलोडिंग या फिर होगी। ठीक है, चलिए तो दूसरी किसान रेल भी चालू कर दी गई। ठीक है, 7 अगस्त को तो पहली देवलाली दानापुर किसान रेल शुरू की गई थी, देवलाली से लेकर के महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक, और दूसरी जो है वह शुरू की गई बरौनी से टाटानगर तक। ठीक है, 13 अगस्त 2020 को बरौनी टाटानगर किसान रेल का संचालन शुरू किया गया, जो कि बरौनी बिहार से टाटानगर झारखंड के बीच चलेगी। ठीक है, इस विशेष रेल के द्वारा जो है बोकारो, स्टील सिटी, हटिया और टाटानगर के लिए दूध की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली के बारे में।
ठीक है। तो देखो भैया, जल जीवन है और विकास की कुंजी है, आप सबको पता है और हमको भी पता है। तो इन सब भाषणबाजियों से बचते हुए सीधा चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए, जुलाई 2019 में भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली का पहला संस्करण जारी किया गया था। ठीक है, देखिए एक अच्छा मजबूत डेटाबेस होना चाहिए। यहाँ से देख लीजिए, देखिए किसी भी संसाधन की ये बहुत अच्छी डिफिनीशन है, हो सकता है डायरेक्ट प्रश्नों में भी पूछा जाए। ठीक है, किसी भी संसाधन की अच्छी योजना है तो एक मजबूत डेटाबेस और एक विश्वसनीय सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है, जल भी एक संसाधन है। ठीक है, और तो जल के बारे में सूचना इकट्ठा करना मतलब जल कहाँ है, कितनी मात्रा में है, किस प्रकार से है, भूमि के नीचे कितना है, भूमि के ऊपर कितना है, स्वच्छ कितना है, गंदा कितना है, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो है जुलाई 2019 में भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली यानी कि इंडिया वारिस WRIS वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का पहला संस्करण जारी किया गया। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में कुछ स्मरणीय तथ्यों को जानते रहे। तो हाल ही में अगस्त 2020 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली यानी कि इंडिया वारिस का नया संस्करण या द्वितीय संस्करण जारी किया गया। ठीक है, अगस्त 2020 में, पहला संस्करण जुलाई 2019 में जारी किया गया था। ठीक है, तो इस दूसरे संस्करण की क्या खास बात है, तो दूसरे संस्करण में एक नया पोर्टल जारी किया गया। ठीक है, एक नया वेब पोर्टल बनाया गया जिसके माध्यम से जन सामान्य को वर्षा, भूमिगत जल स्तर, जल भंडारण, वाष्पन उत्सर्जन, मृदा आर्द्रता इत्यादि से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। और वर्तमान में जो यह पोर्टल है, यह विभिन्न माध्यमों से सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। इस पोर्टल पर जो वो माध्यम है केंद्रीय जल आयोग का डाटा से, विभिन्न केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के डेटा से, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डेटा से, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के डेटा से तथा विभिन्न राज्यों के नियमित आधार पर आंकड़ों को प्राप्त कर रहा है, जो नया वेब पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, वेब पोर्टल का लाभ क्या हो गया तो आपको बता दिया गया है। देखिए, इंडिया वारिस को लगातार अपडेट करने के लिए या अद्यतन करने के लिए एक अलग से राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है, नेशनल वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर की अलग से स्थापना की गई है। ठीक है, इसके दूसरे संस्करण में, ठीक है, इंडिया वारिस के दूसरे संस्करण में राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र की भी स्थापना की गई। ठीक है, और इस प्रणाली से प्राप्त आंकड़े जनसामान्य के साथ साथ किसानों, नियोजकों, प्रशासकों, विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं इत्यादि के लिए लाभदायक होंगे। यह नॉर्मल पॉइंट है। ठीक है, डेटा कहाँ से प्राप्त करता है यह जानते रहिए। ठीक है, और इसको हमेशा अपडेट कौन करेगा यह जानते रहिए, और किस लिए लाभदायक होगा यह जानते रहिए बस। ठीक है, और जानते रहिए कि यह दूसरा एडिशन है जो कि अगस्त 2020 में चालू किया गया था इंडिया वारिस का। ठीक है, पहला एडिशन जुलाई 2019 में जारी किया गया था। नेक्स्ट जान लेते हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन के बारे में। तो देखिए, 9 अगस्त 2019 को जब अयोध्या प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया, तो उसी के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक है, 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में जो है देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन किया गया श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए। और वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की प्रथम बैठक 19 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जानते रहिए। ठीक है, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की प्रथम बैठक हुई थी वह 19 फरवरी को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी, जिसमें जो है इस ट्रस्ट के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का चुनाव किया गया था। देखिए, ट्रस्ट में यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें अनिवार्यतः एक सदस्य दलित समाज का रहेगा। ठीक है, न्यास जो है वह मंदिर से जुड़े सारे फैसलों को लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, सरकार ने इसके लिए कुछ नियम बनाए हैं और इन नियमों के अंतर्गत ही न्यास अपना काम करेगा। ठीक है, न्यास के कुछ नियमों को जान लीजिए, जैसे कि न्यास जो है मंदिर निर्माण का रोड मैप तैयार करेगा, मंदिर निर्माण में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करेगा। न्यास जो है श्रद्धालुओं की सुविधाओं, मंदिर निर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति संस्था से दान, अनुदान, अचल संपत्ति और सहायता को भी स्वीकार कर सकता है। साथ ही साथ जो ट्रस्ट है वह ऋण भी ले सकता है। ठीक है, मंदिर निर्माण के लिए जो प्राप्त धन होगा उसके निवेश का फैसला भी, मतलब किस प्रकार से उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, उसका फैसला भी ट्रस्ट के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास से जुड़े लोगों को संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी कि जो ट्रस्ट के ट्रस्टीज हैं वे संपत्ति को बेच नहीं सकते हैं। हाँ, खरीद सकते हैं, उधार ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये नहीं कि जो खरीद लिया उसको बेच दिया, बेच नहीं सकते। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि देखिए,
ट्रस्ट के सदस्यों के लिए वेतन का भी कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, यहीं से भ्रष्टाचार होगा, ठीक है। ट्रस्ट के सदस्यों को वेतन का कोई प्रावधान नहीं, लेकिन अगर सफ़र करते हैं और उनके दौरान कुछ खर्च होता है तो उसका भुगतान न्यास या ट्रस्ट के द्वारा कर दिया जाएगा, ठीक है। सभी ट्रस्टी मिल करके एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे जो सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, साथ ही साथ ट्रस्ट का एक महासचिव और कोषाध्यक्ष भी होगा। वर्तमान में जो है निर्मोही अखाड़ा के जो प्रमुख है महंत नृत्य गोपाल दास जी, वे जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो है वे अध्यक्ष हैं। डायरेक्ट प्रश्न आया था इस बार आरओ में। और जबकि जो है महासचिव हैं इसके चंपत राय जी, ठीक है। हो सकता है अगला प्रश्न आपके लिए महासचिव का हो, ठीक है। देखिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है, ठीक है। चलिए इससे जुड़े कुछ अन्य सदस्यों और अधिकारियों के बारे में जान लीजिए, याद रखिएगा थोड़ा बहुत। देखिए इसके अध्यक्ष हैं महंत दीनेन्द्र दास इसमें सदस्य हैं, ठीक है। अध्यक्ष तो आपको पता है ये महंत नृत्य गोपाल दास हैं, ठीक है, निर्मोही अखाड़ा के, ठीक है। वहीं अन्य सदस्यों की अगर बात करें 12 सदस्यों की, तो महंत दीनेन्द्र दास हैं, यह निर्मोही अखाड़ा के। वासुदेवानंद सरस्वती प्रयागराज से हैं। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ उडुपी कर्नाटक इसमें सदस्य हैं। युग पुरुष परमानंद गिरी उत्तराखंड के इसमें सदस्य हैं। स्वामी गोविंद गिरी यह भी इसमें सदस्य हैं, या कोषाध्यक्ष हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वामी गोविंद देव गिरी पुणे के यह कोषाध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, ठीक है। नेक्स्ट विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, यह अयोध्या राज परिवार के वंशज के रूप में इसमें शामिल हैं। वहीं डॉक्टर अनिल मिश्रा इसमें शामिल हैं। कामेश्वर चौपाल जो कि पटना के हैं, यह एक दलित सदस्य के रूप में इसमें शामिल है, याद रखिएगा इनका नाम। के पराशरन जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वह भी इस टेस्ट में शामिल है। ज्ञानेश कुमार अपर सचिव गृह सरकार भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं, इनका नाम ध्यान रखिए आप लोग। वहीं अवनीश अवस्थी जो कि अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, वह भी नामित सदस्य है, यह भी ध्यान रखिए। और अनुज झा जो कि जिलाधिकारी अयोध्या या पदेन सदस्य हैं, ठीक है। जो भी जिलाधिकारी होगा अयोध्या का, वह इस ट्रस्ट का ऑटोमेटिकली पदेन सदस्य बन जाएगा, ठीक है। बाकी 2 नामित सदस्य होते हैं, एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, एक भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार 2 सदस्यों को नामित करता है, जैसे कि आपने ऊपर देखा कि पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए फिलहाल आगे बात कर लेते हैं। आगे बात क्या करें, देखिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो है 17 जून 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र द्वारा अपनी एक आधिकारिक वेबसाइट का भी प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 से आगे की। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।